नमस्कार दोस्तों। आज का ये सेशन है जो कि मैं ले रहा हूँ पूरा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 का। क्या क्वेश्चंस थे जो कि मुझसे पूछे गए वहाँ पर, और क्या आंसर्स थे जो कि मैंने दिए उन क्वेश्चंस के, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा जो इंटरव्यू हुआ दोस्तों वो हुआ दिल्ली जोनल ऑफिस में 23 मई को। केवल एक पैनल था जिसने वहाँ पे सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया, जिसमें टोटल 4 मेंबर्स थे। 3 जेंट्स थे, एक वुमेन थी। और ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था, जो कि लैपटॉप के थ्रू कंडक्ट करवाया गया था इंटरव्यू सारे कैंडिडेट्स का। पहला क्वेश्चन जो कि पहले पैनलिस्ट के द्वारा मुझसे पूछा गया वो ये था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपकी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, अभी आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने इसका आंसर दिया था कि मैंने किस ईयर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को छोड़ा था, और अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग में एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ। इसके बाद मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि सरफाइसी एक्ट क्या है, इसमें क्या कंडीशंस होती है, रिकवरी कैसे करी जाती है सरफाइसी एक्ट के तहत। तो सरफाइसी एक्ट की मैंने उन्हें पूरी फुल फॉर्म बताई। उसके बाद उसमें कौन सी कंडीशंस होती है, यानी कि सरफाइसी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो वो जो 3 कंडीशंस हैं, आपकी एग्रीकल्चर लैंड वाली, 1 लाख तक के लोन वाली, और साथ ही साथ अगर आपने 80% तक अपना लोन पे कर दिया है, केवल 20% बचा है, तो वहाँ पे आपका एप्लीकेबल नहीं होता है सरफाइसी। इसके बारे में बताया। साथ ही मैंने इसके नोटिस पीरियड के बारे में बताया कि नोटिस कितने टाइम का दिया जाता है, 60 डेज का, सरफाइसी की रिकवरी से पहले। इसके बाद जो आपकी सरफाइसी की रिकवरी होती है, अगर इसमें फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो इसमें आपका मैनेजमेंट का जो है टेक ओवर कर लिया जाता है। और अगर इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें आपकी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको या तो लीज पर दे दिया जाता है या फिर आपका सेल ऑफ करा जाता है। इसके बारे में बताया। बाकी रही बात रिकवरी प्रोसेस जो पूरा होता है, उसके बारे में मैंने क्लियरली उन्हें बता दिया कि मैंने इसके ऊपर काम नहीं करा है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये हमारा अलग वर्टिकल होता था जितने भी मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं उसमें, जो इसको देखता था। इसके बाद मेरे से तीसरा क्वेश्चन करा गया कि आपने कुछ सालों तक बैंक में काम करा, उसके बाद आप पिछले 5 साल से एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो ऑल ऑफ ए सडन आप एकदम से बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। वो रीज़न जानना चाहते थे कि किस वजह से मैंने जॉब छोड़ी और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, और मैं क्यों वापस ज्वाइन करना चाहता हूँ बैंकिंग सेक्टर को। तो मैंने उसका उसी हिसाब से आंसर दिया। मैंने उन्हें रीज़न बताया अपना कि क्या पर्सनल रीज़न था मेरा जिस वजह से मैंने जॉब छोड़ी थी। उसके बाद मैं कितने टाइम से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तैयारी कर रहा हूँ उसके बारे में मैंने उन्हें बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि क्यों मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम करूँ, ताकि मैं अपनी लाइवलीहुड को चला सकूँ। ये रीजंस थे जो कि मैंने दिए। हर एक इंडिविजुअल के लिए वेरी करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो क्विट कर देते हैं जॉब अपनी और उसके बाद तैयारी करते हैं। तो जो भी उनका एक्चुअल रीज़न है वो बताएं, उसमें शर्माएं नहीं, क्योंकि उनको भी पता चल जाता है कि आपके आंसर करने के तरीके से कि आप कितने जेन्युइन हैं और नहीं हैं। क्योंकि अगर आप सही रीज़न नहीं बताएंगे तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे उसी के ऊपर, और फिर आप हो सकता है कि वहाँ पे कुछ गलती कर बैठे जिससे आपके इंटरव्यू के नंबर कट जाए। तो बेटर यही रहेगा कि कभी भी आप गलत रीज़न या जो गलत चीज़ें हैं वो ना बताएं, जो एक्चुअल में ये चीज़ें हुई हैं या जिस एक्चुअल रीज़न की वजह से आपने छोड़ा उसके बारे में क्लियरली मेंशन कर दें उनको। जो सेकंड पैनलिस्ट थी यानी कि जो मैम थी, उन्होंने मेरे से जो पहला क्वेश्चन पूछा वो था कि लोन रिकवरी प्रोसेस के बारे में बताइए, या एनपीए की रिकवरी किस तरीके से करी जाती है। तो यहाँ पे भी मैंने मैम को और पूरे पैनल को क्लियरली ये बता दिया कि मेरे द्वारा इस पर्टिकुलर फील्ड में या इस पर्टिकुलर वर्टिकल में काम नहीं करा गया है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में, तो इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये पूरा अलग देखता था वर्टिकल। हम मेरा काम होता था रिटेल एसेट्स की सेल्स करना, जो कि मेरे जॉब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंक्लूड था। तो मैं केवल वो करता था, उसको पास ऑन कर देता था लीड अलग वर्टिकल के पास, जो हमारा अलग वर्टिकल होता था प्रोसेस के लिए, वो प्रोसेस करता था, और रिकवरी के लिए अलग वर्टिकल होता था। तो ये चीज़ मैंने उन्हें ब्रीफ में बता दी। उसके बाद उन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर मेरे से पूछा कि आपने लिखा हुआ है फॉर्म में कि आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करा है, तो ये किस तरीके का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता था, आप इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएं। तो बेसिकली वो जानना चाह रहे थे कि मेरा क्या वर्क प्रोफाइल रहा है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में। तो मैंने इसके बारे में बताया, क्योंकि मैंने ब्रांच बैंकिंग में काम करा है। मेरे को एक पोर्टफोलियो मिला हुआ था सेट ऑफ कस्टमर्स का, मतलब ग्रुप्स थे, उन ग्रुप्स में नंबर ऑफ कस्टमर्स थे। तो उनके लिए मुझे इनकम प्रोडक्ट होल्डिंग बढ़ानी होती थी, साथ ही साथ कस्टमर्स ग्रुप्स बढ़ाने होते थे। एक पोर्टफोलियो इनकम मैप थी मुझे, जो कि मुझे मंथली और ईयरली बेसिस पे अचीव करनी होती थी थ्रू एक्विजिशन ऑफ न्यू प्रायोरिटी अकाउंट्स, और जितने भी प्रीमियम अकाउंट्स हैं उनके थ्रू। साथ ही साथ आपकी
जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करके, रिटेल एसेट्स को सेल्स करके उनकी एक पर्टिकुलरली परसेंटेज डिसाइडेड थी कि अगर आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको इतने परसेंट इनकम होगी जो कि मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, उनको बताया। साथ ही साथ मैंने उनको बताया कि हमारा स्कोर कार्ड क्या होता था, उसमें आपका जो पर्सनल विजिट है या कॉन्टेक्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, जो कि मुझे मैट करनी होती थी क्वार्टरली बेसिस पे, और कुछ पर्सनल विजिट्स होती थी, यूनिक पर्सनल विजिट जो मंथली बेसिस पे मेंटेन करनी होती थी, मैट करनी होती थी, और जो कि पूरा रिकॉर्ड होता था ये डेटा। तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैंने उनको बताया। इसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करा कि आप जो क्लाइंट्स हैं उनके नाम बताइए जिनको उन्होंने आपने किसी तरीके की सर्विसेज दी हैं या अभी दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने 4 से 5 क्लाइंट्स जो हैं, जो प्रीवियस में मेरे क्लाइंट्स रहे हैं या जो अभी भी जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, उनका नाम उन्हें बता दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से डिजिटल मार्केटिंग स्पेस के बारे में पूछा कि इसमें आप किस तरीके का काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैंने उसके बारे में उन्हें बताया, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, यूट्यूब एनालिटिक्स, कि इन पर्टिकुलर चीज़ों पे मैंने काम करा है प्रीवियसली या अभी कर रहा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया कि YouTube एनालिटिक्स क्या होता है, इसमें आप किस तरीके से काम कर रहे हो, किस तरीके से यूज करते हैं आप इसको। तो YouTube एनालिटिक्स के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से वो काम आता है पेनिट्रेशन के लिए मार्केट में, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, साथ ही साथ हम इसके द्वारा क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि हम मास ऑडियंस तक पहुंच सके। किस तरीके से YouTube एनालिटिक्स किसी भी चीज़ के लिए काम आता है जब हमें अपने एंड कस्टमर्स तक पहुंचना होता है, उसके बारे में थोड़ा मैंने उन्हें ब्रीफ में नॉलेज दी। इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन बेस था कि जो यूट्यूब है उस पे जो एड्स आते हैं, जनरली आप देखते होंगे जब भी यूट्यूब पे आप कोई कंटेंट देख रहे होते हैं तो एड्स रन करते हैं बीच बीच में। तो उन एड्स को रन करने के लिए किसी तरीके का कोई पेड सॉफ्टवेयर यूज करा जाता है, वो उनका क्वेश्चन था। तो उसके बारे में मैंने बताया कि जी हाँ, इसके लिए एड के लिए आपका सॉफ्टवेयर यूज करा जाता है जो कि गूगल का गूगल एड्स करके नाम से सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू होता है। इसके थ्रू आप सर्च एड, डिस्प्ले एड, ये सब कर सकते हैं गूगल और उसके पार्टनर नेटवर्क पे। और क्योंकि यूट्यूब गूगल का ही पार्ट है तो इसलिए यहाँ पे भी उसी का यूज करा जाता है। इसमें उन्होंने फिर थोड़ा और डिटेल में पूछा कि इसके लिए कुछ बजटिंग होती है क्या। तो मैंने उसके बारे में भी बताया कि बजट डिसाइड होता है, बजट के बेसिस पे ही आपका पता चलता है कि आप कितना बजट है, आप कितना पे कर सकते हैं, कितनी आपकी कॉस्ट पर क्लिक पड़ेगी, कितने आपके कॉस्ट पर इंप्रेशंस होंगे, कहाँ कहाँ पे आपके व्यू आएंगे, कौन कौन सी ज्योग्राफी से, डेमोग्राफिक्स क्या होंगे आपके, किन डिवाइसेस पे आप अपने एड्स रन कर सकते हो, एड प्लेसमेंट्स कहाँ होगी, क्या आपके कीवर्ड्स होंगे जिनको आपको यूज करना है, किस कीवर्ड पे आपकी ज्यादा सर्चेज आती हैं। तो काफी सारी चीजें थी जिसके बारे में मैंने उन्हें थोड़ा ब्रीफ में बताया कि क्या किस तरीके से ये सारी चीजें रन करती हैं। इसके बाद जो थर्ड पैनलिस्ट थे, थर्ड पैनलिस्ट के द्वारा मेरे से सवाल पूछा गया कि डिफरेंस क्या होता है आपका फंड बेस और नॉन फंड बेस में। तो यहाँ पे मैंने विद एग्जांपल उनको बता दिया कि फंड बेस आपका कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट ये माना जाता है जनरली, ये जो टर्म लोन्स होते हैं। जबकि अगर हम बात करें नॉन फंड बेस्ड की तो इसमें आपका बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट ये शामिल होते हैं। तो यही मेरा आखिरी क्वेश्चन भी था। अप्रोक्सीमेटली मेरे से अगर मैं क्रॉस क्वेश्चंस भी मान लूँ थोड़े बहुत, तो मिला के 10 से 12 सवाल ही करे गए हैं तीनों पैनलिस्ट के द्वारा। और इस दौरान जो चौथे मेंबर थे जो शुरुआत में चले गए थे उठ के जब उनके पास फोन कॉल आया था, तो जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था उसके पूछे जाने से पहले आके बैठ चुके थे वापस। तो ये मेरा इंटरव्यू था। टोटली आई विल से कि इट वाज अ ओके इंटरव्यू फॉर मी, और कॉन्फिडेंटली मैंने आंसर किया सबका। जिस चीज़ का मुझे पता था कि ये चीज़ क्या होती है तो उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से आंसर करा। और जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ किस तरीके से प्रोसेस होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि जनरली मुझसे प्रोसेसिंग के बारे में पूछा गया कि किस तरीके से प्रोसेसिंग करी जाती है या फिर रिकवरी करी जाती है एनपीए की। क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड में काम ही नहीं करा, ये मेरा पर्टिकुलर वर्टिकल ही नहीं था, तो मैंने उन्हें क्लियरली मना कर दिया कि इस चीज़ के ऊपर मेरे द्वारा काम नहीं करा गया है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। जो कि मुझे लगता है कि एक सही चीज़ है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप उन्हें गलत इंप्रेशन दे रहे हो कि नहीं आपको इसके बारे में पता है, तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पे आप फंस सकते हो और वो आपके नेगेटिव में जा सकता है, जो कि आपके नंबर कट कर सकता है। तो इसलिए बेटर यही रहेगा कि जिस चीज़ में आपने काम नहीं करा है तो आप इंटरव्यू को बिल्कुल भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें पैनल को, कि आपको उसके बारे में पता है। क्योंकि उन्हें बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा पता होती है कि किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करती हैं, और आपके आंसर करने से उन्हें पता चल जाता है कि आपको कितनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उसके बारे में। तो अगर आप गलत आंसर करेंगे तो इससे आपके नंबर कट होंगे और आपको ही इंटरव्यू में लॉस होगा। तो इसलिए बेटर यही रहता है कि आप हमेशा जो
जिन चीज़ों का आपने प्रैक्टिकली काम करा हुआ है उसके बारे में उन्हें सही सही बताएं। जहाँ पे आपको पता है कि आपने इस पर्टिकुलर फील्ड या वर्टिकल में काम नहीं करा है, उसके लिए सीधे आप उनको मना कर सकते हैं। तो ना आपके नंबर कटेंगे और उनको भी लगेगा कि ये जेन्युइन कैंडिडेट है, और साथ ही साथ क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं आएंगे आपके पास उसके ऊपर। तो बेहतर यही रहता है कि आप हमेशा जो सही चीज़ है उसको ही बताएं पैनल को, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, क्योंकि ऐसे में आपको झूठ या मनगढ़ंत कहानियां बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है जब आप एकदम सही चीजें बोल रहे होते हैं तो। सो दोस्तों, ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और जो मैंने आंसर्स करे। जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, आई होप सो कि कहते हैं उसमें मेरा नाम हो फाइनल मेरिट में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो।